बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आपने पहले 2 दिन के प्लान के अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन की होगी। पहले दिन में MCQs का प्लान था डिटेल में, और दूसरे दिन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म किए थे कि इंशाल्लाह वो बोर्ड के पेपर में आएंगे। आपने उनको भरपूर तरीके से तैयार करना है। सिर्फ 40-45 मिनट की एफर्ट से 10 नंबर का पेपर आपका हल होगा। और आज मैं लेके आया हूँ तीसरे दिन का प्लान। तीसरे दिन के प्लान में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 13, ये 2 चैप्टर्स हैं हमारे पंजाब के बोर्ड से, और दोनों चैप्टर्स के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखिए, ये दोनों चैप्टर्स जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, डे 2 के प्लान वाले चैप्टर्स भी और डे 8 के प्लान वाले चैप्टर्स भी, ये तमाम के तमाम चैप्टर्स पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए सूटेबल है। लिहाजा दोनों के ये चैप्टर्स मौजूद हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स ने इन दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग द मोमेंट आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, ये पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 8 है। नाम है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा चैप्टर पंजाब में हैलोजेंस का है, चैप्टर नंबर 13 फेडरल में भी मौजूद है। लिहाजा फेडरल और पंजाब की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर दूसरे दिन का लेक्चर भी, तीसरे दिन का लेक्चर भी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भरपूर फायदेमंद हो सकता है। तो आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि एक्सरसाइज का है, उसका ए पार्ट। व्हाट इज मेंट बाय स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? सबसे पहले ये समझ लें, 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड कर सकते हैं और रिवर्स भी प्रोसीड कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में एक स्टेट ऐसी आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ केमिकल या डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उसका ग्राफ इस तरह से आएगा जैसा मैंने यहां बना के शेयर किया है। एक्स एक्सिस पर टाइम लिखें और वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। आप गौर करें, शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत हाई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत लो है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है। और एक वक्त के बाद दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो गए। जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है कि डॉटेड लाइन के बाद दोनों ग्राफ पैरेलल हैं। ऊपर प्रोडक्ट नजर आ रहा है और नीचे रिएक्टेंट नजर आ रहा है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। ऐसी स्टेट को हम स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इस स्टेट पर 2 काम लाजमी होते हैं। नंबर 1, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम कांस्टेंट, यानी जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में रिएक्टेंट भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे। उनकी कंपोजिशन में कोई खास तब्दीली नहीं आती। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आल्सो बिकम कांस्टेंट। यहां मैंने लफ्ज इक्वल इस्तेमाल नहीं किया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कांस्टेंट होना लाजमी है। यह निशानी है केमिकल इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट। डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, इसको डबल हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। दरमियान में मैंने एरोज का सिंबल लगाया है। नीचे एग्जांपल दी है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गोज टू प्रोड्यूस अमोनिया, और दरमियान में आपको डबल हाफ हेडेड एरो नजर आ रहा है। ये जो बीकर नजर आ रहा है, इस बीकर में मिक्सचर होता है हमेशा। रिएक्टेंट भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। इक्वल भी हो सकते हैं कंसंट्रेशन में और अनइक्वल भी हो सकते हैं। सी पार्ट देखें, द चेंज ऑफ वॉल्यूम disturb the equilibrium position for some of the gas phase reaction but not equilibrium constant। पहली बात ये समझ लें, प्रेशर हो या वॉल्यूम हो, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई असर नहीं होता। सिर्फ असर होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। 3 असूल आपने याद रखने हैं। ये नीचे मैंने तीनों असूल लिख दिए हैं, सारी जिंदगी आपके काम आएंगे।
अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो, केस नंबर 1 पढ़े, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है, दूसरा केस, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट साइड पर शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट वाली साइड पर। केस नंबर 3, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम हैं, तो फिर प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होगी। लेकिन इन तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन खास डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, जो नीचे मैंने असूल बताए। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उससे इक्विलिब्रियम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन दोनों सूरतों में जो कंसंट्रेशन में कमी आई होती है वो दोबारा पूरी हो जाती है, ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। आगे चलते हैं, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी जब केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, तो कैसे पता चलता है कि वाकयातन केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुकी है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जहन में रखनी है। नंबर 1, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। नंबर 3, concentration of reactant and product become constant, not equal, equal हो भी सकती है, नहीं भी। नंबर 4, a catalyst does not change equilibrium position or equilibrium constant of reaction, क्योंकि कैटालिस्ट का काम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन व्हेन ए रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। अब आपने इसमें जहन में एक खाका बना लेना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, जब वो स्टार्ट होता है तो शुरू में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। चूंकि बहुत ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सारे टकराते हैं आपस में, चूंकि उनके दरमियान कोलिजन होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते जाते हैं। मतलब ये हुआ कि ग्रेजुअली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम होती जाती है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बढ़ती जाती है। अब फिर अगले मरहले में क्या होता है, चूंकि प्रोडक्ट पैदा होना शुरू हो गए हैं तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और उनके कोलिजन से रिएक्टेंट बनता है, यानी रिएक्शन रिवर्स मूव करना शुरू कर देता है। शुरू में सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा था बहुत फास्ट, अब रिवर्स भी आना शुरू हो। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था और रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन स्लो है। फिर मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर मजीद प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। इस तरह रिवर्स रेट फास्ट होता जाता है और जब दोनों के रेट इक्वल होने के करीब आते हैं, चूंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी होती है कंपैरेटिवली, सो रेट ऑफ कोलिजन कम हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाता है। Why ice at 0 Celsius can be melted by applying pressure without supply of heat from outside? वैसे तो हम आइस को मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं लिक्विड वाटर, लेकिन जरूरी नहीं आप टेम्परेचर अप्लाई करके ही उसको लिक्विफाई करें। आइस का जो स्ट्रक्चर है, आइस के स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसिस होती है। 0 सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर आइस और पानी दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि पानी का वॉल्यूम कम होता है और आइस का वॉल्यूम 9% ज्यादा होता है 0 सेल्सियस पर, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है, जो ही आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स उस तरफ शिफ्ट होते हैं जिस तरफ वॉल्यूम में कमी होती है, ताकि उस तरफ वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, ज्यादा वॉल्यूम से रिएक्शन कम वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होता है। ज्यादा वॉल्यूम आइस का है और कम वॉल्यूम वाटर का है, लिहाजा प्रेशराइज करने से आइस ब्रेक हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा आइस इज कन्वर्टेड इनटू H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, डिफरेंशिएट मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स
इन केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले तो आपने जहन में रखना है माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जिनको हम देख नहीं सकते, और मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। तो आपने लिस्ट बना लेनी है कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान होने वाले कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक हैं। जैसे कलर में चेंज आ गया, जैसे हीट इवॉल्व हो गई या एब्जॉर्ब हो गई, जैसे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन है, जैसे गैस इवॉल्व हो गई, जैसे प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज आ गया, जैसे कंपोजिशन में चेंज आ गया। तो ये 6 पॉइंट्स आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स की तरफ। ऐसे इवेंट्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हो रहे होते हैं अंदर लेकिन हम नजर नहीं आते, जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन, जैसे बॉन्ड्स की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, जैसे एटम्स की रीअरेंजमेंट, जैसे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। वैसे तो हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम तब आती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, जब लफ्ज कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है तो बाजुकात ये जहन में ख्याल आता है कि शायद रिएक्शन स्टॉप हो गया, इस वजह से हर चीज स्ट्रक हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, चेंज ही नहीं आ रहा कुछ भी। भाई जाहरी तौर पर वाकयातन चेंज नहीं आ रहा होता, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटेंस एक्टिविटीज अंदर चल रही होती है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मुसलसल टकरा रहे होते हैं और प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स मुसलसल टकरा रहे होते हैं और रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। लेकिन जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के टकराने से प्रोडक्ट बनता है, उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के टकराने से रिएक्टेंट बन जाता है, यानी नेट इफेक्ट हमें कोई एक्स्ट्रा नजर नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं दोनों तरफ रिएक्शन प्रोसीड करता है, इसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। H2O plus CO goes to H2 plus CO2. Concentration of product is higher than reactant at equilibrium. Plot a graph to show the concentration of reactant and product versus time. देखिए लेफ्ट साइड वाला ग्राफ आप सबसे पहले देखिए, जो असल ग्राफ है इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपने बनाना है, सिर्फ पहले वाला ग्राफ लेफ्ट वाला। आप देखिए मैंने वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन बनाई है और एक्स एक्सिस पर टाइम का ग्राफ बनाया। अब आप गौर करेंगे कि वाई एक्सिस पर जो कंसंट्रेशन का ग्राफ है इसमें ऊपर रिएक्टेंट है और नीचे प्रोडक्ट है। वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा। यहां आके सेंटर में दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं। जब पैरेलल हो गए दोनों ग्राफ तो हम समझ गए इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश। लेकिन डॉटेड लाइन से आगे देखें दोनों ग्राफ को, ऊपर वाला ग्राफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, नीचे वाला ग्राफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब इस खास ग्राफ में जो मैंने बनाया है इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखें ऐसा लाजमी नहीं कि हमेशा हो, यूं भी हो सकता है जैसे दूसरा ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है, इसमें भी दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं। अनदर वे ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट साइड वाला ग्राफ। लेकिन यहां रिएक्टेंट ऊपर नजर आ रहे हैं और प्रोडक्ट नीचे नजर आ रहे हैं, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, यह भी पॉसिबल है। और तीसरा केस ये भी हो सकता था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती। तो तीनों चांसेस हैं, लेकिन चूंकि सवाल में उसने ऐसा ग्राफ मांगा जिस ग्राफ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा और रिएक्टेंट की कम है, तो आपने सिर्फ पहले वाला ग्राफ बनाना है जो लेफ्ट साइड पर। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो का मतलब होता है सेम, ऐसी इक्विलिब्रियम जिस इक्विलिब्रियम में तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट एक जैसी हो। जैसे देखें नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। जबकि हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, ऐसी केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट एक जैसी ना हो। जैसे नीचे एग्जांपल में देखें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, दूसरी तरफ जाकर देखें कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही लिखा हुआ है वो गैस है।
तो डिफरेंट स्टेट्स आ गई, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अक्सर बच्चे इसको होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस से मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, जबकि यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है आपस में। इन कैप्ड बॉटल्स गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड। जो बॉटल होती है, हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और कार्बोनिक एसिड आयोनाइज्ड हालत में होता है, HCO3-1 और H पॉजिटिव। कहता है विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इफ बॉटल इज ओपन। अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो जाहिर है जो ही ओपन करेंगे अंदर जो गैस मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड वो एस्केप कर जाएगी बाहर। जो ही गैस निकलेगी गैस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और गैस कहाँ मौजूद है, रिएक्टेंट वाली साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड। देखें जरा, मैंने उसको डाउनवर्ड एरो लगाया, डाउनवर्ड एरो का मतलब है गैस की कंसंट्रेशन में कमी आ गई। जो ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी इक्विलिब्रियम शिफ्ट पोजीशन लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी सवाल के ऊपर है। कहता है कंडीशंस फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स दैट क्लोज्ड कैप। व्हाई? ऐसा क्यों लाजमी है कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इस सिस्टम में बॉटल के ऊपर कैप रहे। ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही बात की है कि जो ही आप बॉटल ओपन करेंगे प्रोबेबिलिटी ये है कि अंदर से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एस्केप कर जाएंगे। कोई कम एस्केप करेगा, कोई ज्यादा एस्केप करेगा, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और जो ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, तो इक्विलिब्रियम बी डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राइट KC फॉर। अब आप देखिए KC के एक्सप्रेशन में हमेशा ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं। प्रोडक्ट दो हैं तो दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है मोलर कंसंट्रेशन को और दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। प्लस या माइनस का साइन दरमियान में दोनों के नहीं लगाना। ये जो दरमियान वाली जगह है यहां मल्टीप्लाई करना है आपने। नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट, ऊपर भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट। जो चार्ज है इनका +2 +3 उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, लेकिन जो कोएफिशिएंट है जैसे पहली इक्वेशन में प्रोडक्ट वाली साइड पर Fe+2 का कोएफिशिएंट है 2, तो आपने उसको पावर बना देना। जितना भी कोएफिशिएंट है उसको पावर बना दें। जैसे रिएक्टेंट वाली साइड पर देखें Sn+2 2Fe+3, तो जो 2 कोएफिशिएंट है उसको भी हमने पावर बना दिया। अब एक और असूल आपने याद रखना है, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी चीज के नीचे S लिखा हो, S सॉलिड को कहते हैं प्योर सॉलिड, या L लिखा हो, L लिक्विड को कहते हैं, आपने उस सॉलिड को या उस लिक्विड को कभी भी KC के एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करना, छोड़ देना उसको। अब दूसरी इक्वेशन को इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें और तीसरी इक्वेशन को भी इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट KC फॉर द रिएक्शन। वही रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी है हमें H2 की 10 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 मोलर, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, जबकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO 9.47 मोलर है, ये प्रोडक्ट है। याद रखें हमने KC फाइंड आउट करना है और KC सिर्फ तब निकलता है जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें मिली हो, मौजूद हो। तो पहला काम ये करना है, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन जो दी हुई हैं उनकी मदद से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इक्वेशन लिखें सबसे पहले, H2 + CO2 ये रिएक्टेंट है, H2O + CO ये प्रोडक्ट है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब है अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो आप देखें H2 भी 10 मोलर, CO2 भी 10 मोलर, जबकि H2O 0 मोलर और CO भी 0 मोलर, यानी प्रोडक्ट 0 मोलर है और रिएक्टेंट 10 मोलर है। ये 10 मोलर कहां से आया है? सवाल में दिया हुआ है। अब जो ही इक्विलिब्रियम आएगी
तो हमारे पास सवाल में उसने बताया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 9.47 मोलर होगी। भाई अगर CO की कंसंट्रेशन 9.47 होगी तो ऑटोमेटिकली वाटर की कंसंट्रेशन भी 9.47 होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में दोनों के बराबर मोल है। H2O भी 1 मोल है और CO भी 1 मोल है, यानी जितना CO पैदा होगा उतना ही H2O भी पैदा होगा। तो अगर दोनों 9.47 पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। दोनों रिएक्टेंट पहले 10-10 मोलर थे, तो 10 मोलर H2 में से 9.47 माइनस कर दें। 10 मोलर कार्बन डाइऑक्साइड से भी 9.47 माइनस कर दें। माइनस करके आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल जाएगी। नीचे देखें, H2 की कंसंट्रेशन आ रही है 0.53, कार्बन डाइऑक्साइड की भी 0.53, H2O की 9.47 और CO की भी 9.47। अब ये चारों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की। अब आप Kc का फार्मूला लिखें, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, वैल्यूज पुट करें और Kc का आंसर फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc एंड Kp फॉर। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स 3 असूल आपने याद रखना। ये नीचे मैंने लिखे हैं तीनों असूल, ये एंटी टेस्ट में भी आपके काम आएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो तो Kp और Kc इक्वल होगा। नंबर 2, केस नंबर 2, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से तो Kp बड़ा होगा और Kc छोटा होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, केस नंबर 3 बोल रहा हूं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम होंगे तो Kp छोटा होगा किसके मुकाबले में, Kc के मुकाबले में। ये 3 असूल आपने याद रखने। अब इन असूलों की बुनियाद पर इस क्वेश्चन को हल करें। पहली इक्वेशन है N2 + 3H2 goes to 2NH3। इस इक्वेशन में गौर करें, क्या रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल के मुकाबले में कम है, लिहाजा Kp छोटा होगा और Kc बड़ा होगा। अब दूसरी इक्वेशन पर आ जाए, PCl5 goes to PCl3 + Cl2। PCl3 का 1 मोल और Cl2 का भी 1 मोल, 1 और 1 2 हो गए, जबकि PCl5 का 1 मोल। इसका मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम है। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है तो Kp ज्यादा है, Kp बड़ा होगा और Kc छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमोनिया की सिंथेसिस के लिए इक्वेशन दी है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ H2 N2 ammonia at constant temperature is 2 × 10⁻⁷ Pascal. Partial pressure of N2 is 1.5 × 10⁻⁷ Pascal. Partial pressure of H2 is 0.4 × 10⁻⁷ Pascal. Calculate Kp. अब आप देखें Kp लिखना है तो आपको प्रोडक्ट के भी और रिएक्टेंट के भी इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर पता होने चाहिए। अब सवाल में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर B मौजूद है, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर B मौजूद है, लेकिन अमोनिया का मौजूद नहीं है। हम सबसे पहले तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे ताकि फार्मूला में पुट अप कर सकें। अब टोटल प्रेशर में से अगर मैं, चूंकि मिक्सचर का प्रेशर दिया हुआ है और मिक्सचर में 3 चीजें हैं, H2 N2 अमोनिया, तो टोटल मिक्सचर के प्रेशर में से अगर मैं H2 का प्रेशर और N2 का प्रेशर माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बचेगा। क्योंकि 3 चीजों के प्रेशर को जमा करके टोटल प्रेशर आया था, इन तीनों में से 2 का पार्शियल प्रेशर मौजूद है, टोटल में से 2 निकाल दें, बाकी तीसरे का आ जाएगा और तीसरे का नाम था अमोनिया। तो ये देखें मैंने यहां पर आपको हल भी करके दिया है। इस तरह जब अमोनिया का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे Kp का, ऊपर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, उसका कोएफिशिएंट है 2, उसको पावर बना दें, नीचे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, साथ आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और उसकी पावर आएगी क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में H2 का कोएफिशिएंट 3 है। वैल्यूज पुट अप करें और आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट देखिए, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंजेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने असूल आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है
और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा। नंबर 2, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम है तो प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड जाएगा। ये असूल याद रखना है आपने। तो पहले केस में देखें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा है। दूसरे में भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा है। चौथे में भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है और रिएक्टेंट के ज्यादा है। यानी 3 केस आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा केस एक जैसा नजर आ रहा है। इन तीनों केसेस में प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा और प्रेशर कम करने से बैकवर्ड जाएगा। तो पहले केस में क्या सवाल दिया हुआ उसने, इंक्रीजिंग प्रेशर, तो फॉरवर्ड भेजें। दूसरे में इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम का उल्टा मतलब लें तो वो होगा डिक्रीजिंग प्रेशर, तो प्रेशर डिक्रीज करने से वो बैकवर्ड चला जाएगा। चौथे केस में भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब डिक्रीजिंग प्रेशर, बैकवर्ड चला गया। तीसरे केस में उलट बात है, यहां प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम हैं। तो मैंने बताया था जब भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड जाएगा और प्रेशर ज्यादा करने से बैकवर्ड जाएगा। तो यहां चूंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आ गए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, विच हैलोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव। हैलोजन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने जहन में रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है। रीजन क्या है, जरा फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को देखें, F2। दोनों एटम्स बहुत छोटे छोटे, दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब है, दोनों के ऊपर 3-3 लोन पेयर मौजूद हैं, दोनों के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो ही रिपेल करते हैं इनका ओवरलैप कमजोर हो जाता है और बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। चूंकि फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है इसलिए ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जबकि आयोडीन के केस में देखें, क्लोरीन के बाद आयोडीन के केस में देखें, फ्लोरीन से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा, और आयोडीन का मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा है और वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, उनको तोड़ेंगे तो रिएक्शन होगा, इसलिए उसके रिएक्शंस आमतौर पर फास्ट नहीं होते बल्कि बहुत स्लो होते हैं। जबकि ब्रोमीन और क्लोरीन के रिएक्शन मोतदल से होते हैं, तवाजन में होते हैं, दरमियान में बिल्कुल। द आयोनिक इक्वेशन फॉर ब्रोमीन एक्सप्लेन विच स्पीशी इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन एंड व्हाई। सबसे पहले तो इक्वेशन पर गौर करें जो उसने हमें प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले रिएक्टेंट वाली साइड पर देखें, Br2 मतलब ब्रोमीन फ्री एलिमेंट है, उस पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2I-1 आयोडाइड पर -1 चार्ज है, 2Br-1 ब्रोमीन पर भी -1 चार्ज है, I20 आयोडीन पर 0 चार्ज है। अब गौर करें, ब्रोमीन 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में शिफ्ट हो रही है। मैंने रेड कलर में अलग करके लिखा है, Br2 गोज टू 2Br-1। इसका मतलब 0 से -1 पर जा रही है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिडक्शन हो। अब दूसरे हिस्से को देखें, 2I-1, जबकि दूसरी तरफ जाके वो I2 बन रहा है, इसका मतलब है आयोडीन -1 से 0 पर जा रही है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट इज ऑक्सीडाइज। तो ब्रोमीन रिड्यूस हो रही है और आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रही है। What is the role of London dispersion forces in the trend of volatility of halogens? Halogens के नाम क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर वाला मॉलिक्यूल छोटे साइज का है, नीचे आते जाएंगे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और सबसे नीचे वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना ज्यादा वोलाटाइल होगा और जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना कम वोलाटाइल होगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा वोलाटाइल है और आयोडीन सबसे कम वोलाटाइल हो। हाउ डज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन वेरी? हैलोजन और हाइड्रोजन के डायरेक्ट रिएक्शन हो सकते हैं और ये हाइड्रोजन हेलाइड पैदा करते हैं, लेकिन सबसे फास्ट रिएक्शन फ्लोरीन के, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के, फिर आयोडीन के होते हैं। मसलन पॉइंट नंबर 1 देखें, फ्लोरीन का रिएक्शन डार्कनेस में लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ होता है और एक्सप्लोजन होता है इसमें।
जबकि क्लोरीन ने अगर रिएक्शन करना है तो अल्ट्रावायलेट की मौजूदगी में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl पैदा करेगा, जबकि ब्रोमीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ तब होता है जब हम उसको हीट करते हैं। हीट किए बगैर ब्रोमीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होता और वो HBr पैदा नहीं करता। विच हैलोजन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, मालूमाती सवालात हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। याद रखें आयोडीन इज यूज्ड एज टिंचर ऑफ आयोडीन, ये एंटीसेप्टिक है और इसके अंदर आयोडीन मौजूद होता है। ये बैक्टीरिसाइडल और फंगीसाइडल एक्शंस परफॉर्म करता है। व्हाट इज द कलर चेंज व्हेन क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन? सबसे पहले तो ये याद रखें क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन से ज्यादा होता है और क्लोरीन ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकती है। आप नीचे इक्वेशन देखें, क्लोरीन +2 Kbr, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और Kbr में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो क्लोरीन 0 से -1 पर जा रही है दूसरी तरफ, यानी दूसरी तरफ जाकर बन रहा है 2KCl, यानी क्लोरीन 0 से -1 पर जा रही है, रिड्यूस हो रही है, और ब्रोमीन -1 से 0 पर जा रही है, यानी ऑक्सीडाइज हो रही है। मतलब यह हुआ कि क्लोरीन ने Kbr में से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और पीछे ब्रोमीन अलग हो गई और KCl बन गया। चूंकि ब्रोमीन का कलर आ गया, पहले जो कलर था वो पेल था और अब जो कलर आ गया ब्रोमीन का वो रेडिश ब्राउन कलर है, तो हम कहेंगे कि ये पेल ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन कलर में शिफ्ट हो। हाउ द हैलोजन एसिड्स आर आयोनाइज्ड इन वाटर? जब आप हैलोजन एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हैलोजन एसिड्स चूंकि एसिड्स हैं तो वो अपना प्रोटॉन H पॉजिटिव लूज करते हैं और वाटर एम्फोटेरिक है, वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। इस तरह H3O पॉजिटिव बन जाता है और X नेगेटिव बन जाता है। इस तरह तमाम हैलोजन एसिड्स आयोनाइज करते हैं। चूंकि HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है लिहाजा वो सबसे ज्यादा आयोनाइज होता है और HF सबसे कमजोर एसिड है लिहाजा वो सबसे कम आयोनाइज होता है। HF के कमजोर होने की दो वजूहात हैं, एक तो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे कमजोर होता है। Why HF is weaker acid than HCl? अभी मैंने रीजन बताई है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रा करके दिया है, जिग-जैग सा पाथ है, HF HF HF। ये जो HF है इसमें दो पोल्स मौजूद हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड। हर HF में दो दो पोल्स हैं और देखिए हर HF का फ्लोरीन हर साथ वाले HF के हाइड्रोजन के साथ येलो कलर में मैंने डॉट लगा के शो किया है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूर कर देती है हाइड्रोजन को कि वो निकल ना सके। इसका मतलब है अगर आप किसी भी हाइड्रोजन पर गौर करें तो एक तरफ से वो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए और दूसरी तरफ वो हाइड्रोजन दूसरे फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। इसका मतलब है हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस बहुत कम है, यानी इस मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रोजन को रिलीज करना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए हम कहते हैं HF इज ए वीकर एसिड। इसके मुकाबले में HCl है, उसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, वहां से कंपैरेटिवली हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। डिस्क्राइब ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr एंड KI। अगर आपके पास एक बीकर में KBr है और दूसरे बीकर में KI है तो कौन सा टेस्ट है जो ये कंफर्म करेगा किस में KBr मौजूद है किस में KI मौजूद? तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। आप बीकर में जिसके अंदर KBr मौजूद है आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर निकलेगा और KBr में से ब्रोमाइड निकलेगा। सिल्वर आइन और ब्रोमाइड आइन आपस में मिलकर प्रेसिपिटेट बनाएंगे सिल्वर ब्रोमाइड के, जो कि क्रीमी प्रेसिपिटेट होंगे। क्रीमी कलर से हमें पता चल जाएगा हमारे बीकर में ब्रोमाइड का सॉल्यूशन दिया हो। हाँ, दूसरे बीकर में जहां आपको शक है कि आयोडीन है वहां भी सिल्वर नाइट्रेट डाल दें। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डालें जो सिल्वर आइन होगा
वो उसमें मौजूद आयोडाइड आयन के साथ मिलके सिल्वर आयोडाइड की येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनाएगा, और ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट अमोनिया में इनसॉल्युबल होती है, जो कंफर्मेशन है कि हमें जो कंपाउंड दिया गया था वो उसमें आयोडाइड मौजूद है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्योरिफिकेशन, इंक्लूड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं क्लोरीन की, इसीलिए हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन डालते हैं। जो ही हम पानी में क्लोरीन डालते हैं तो उससे बनने वाली एक्टिव स्पीशीज बैक्टीरिया और तमाम पैथोजेंस को किल कर देती हैं। आमतौर पर जो एक्टिव स्पीशीज बनती हैं क्लोरीन और पानी के रिएक्शन से, एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड है। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है HClO, ये पानी में आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयन और हाइपोक्लोराइड नेगेटिव आयन पैदा करता है ClO-1। ये ClO-1 जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल से गुजरता है और अंदर जाके उसको खत्म कर देता है, उसकी डेथ का बायस बनता है। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? सबसे पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशी इट सेल्फ इज ऑक्सीडाइज, खुद ही ऑक्सीडाइज होती है और खुद ही रिड्यूस हो जाती है, डेट इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे इक्वेशन पर गौर करें, Cl2 प्लस NaOH गोज टू NaCl प्लस NaOCl। अब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर एक NaCl बन रहा है जिसमें क्लोरीन -1 है, एक NaOCl बन रहा है जिसमें क्लोरीन +1 है। तो खुद गौर करें, क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में जा रहा है और यही क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा है। जहां 0 से +1 में जा रहा है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां 0 से -1 में जा रहा है यहां इसकी खुद रिडक्शन हो रही है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। विच हैलोजन एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव? 2 एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट में से क्वेश्चन है। 2 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, एक एस्टाटीन और एक टेनिसीन। ये दोनों रेयर एलिमेंट भी हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिफरेंट कलर्स ऑफ हैलोजन? ये भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज। फ्लोरीन का कलर पेल येलो होता है, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन और आयोडीन का कलर शाइनी ग्रेश ब्लैक होता है। याद रखें, हैलोजेंस के कलर ऊपर से नीचे डार्क होते जा रहे हैं। उसकी रीजन है, जब इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो लाइट की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। किसी का एटम छोटे साइज का है, किसी का एटम बड़े साइज का है, किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उससे बड़े साइज का, किसी में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उससे बड़े साइज का। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हर एक के अंदर डिफरेंट होती हैं, लिहाजा हर एक के अंदर पैदा होने वाला कलर भी डिफरेंट होता है। द फ्लोरीन बॉन्ड इज वीकर देन क्लोरीन बॉन्ड, although फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, फ्लोरीन का एटम बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत थिक होता है। जब दोनों फ्लोरीन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ये नीचे देखें मैंने डायग्राम बनाई है, दोनों फ्लोरीन के एटम बॉन्ड बना रहे हैं। जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं आपस में मिलकर तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली रिपेल करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि एक एटम का साथ वाले एटम के ओ ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड कमजोर होता है आयोडीन के मुकाबले। आयोडीन बड़े साइज का एटम और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड काफी ओपन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत कम होती है, लिहाजा उसमें ओवरलैप कंपैरेटिवली बेहतर होता है। इन द रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड फ्लोरीन गैस पॉसिबल? सिंपल सा रिएक्शन है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, लिहाजा फ्लोरीन ने NaCl में से क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, यानी फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, फ्लोरीन रिड्यूस हो गई, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गई। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। याद रखें,
फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकती है क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकती है ब्रोमीन और आयोडीन को। ब्रोमीन डिस्प्लेस कर सकता है सिर्फ आयोडीन को। आयोडीन इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस एंड देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। असूल हमने बना दिया, जितनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो, एंड वाइस वर्सा। दुनिया में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है चारों हैलोजेंस में, और सबसे कम आयोडीन का है। चूंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, लिहाजा फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल इन चारों में सबसे कम है, लिहाजा आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हाइपोक्लोरस एसिड इज मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट देन हाइपोक्लोराइट आयन टू किल बैक्टीरिया इन वाटर। पहली बात ये याद रखें, ये दोनों डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है। जो न्यूट्रल होगा वो आराम से दीवारों में से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वॉल, सेल वॉल में से गुजर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। जो चार्ज आयन है उसके लिए वॉल्स में से गुजरना मुश्किल होगा, लिहाजा उसके लिए डिसइंफेक्शन काज करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, और हाइपोक्लोरस एसिड के लिए डिसइंफेक्शन काज करना आसान होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिसइंफेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर। 3 फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो डिसइंफेक्शन ऑफ बैक्टीरिया को पानी के अंदर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है पीएच। याद रखें, अगर पीएच 6 से लेके 7.5 के दरमियान होती है तो फिर हाइपोक्लोरस एसिड रहता है और डिसइंफेक्शन ज्यादा होती है। लेकिन अगर पीएच 7.5 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो आयोनाइज हो जाता है हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन बन जाता है, और हाइपोक्लोराइट आयन चूंकि चार्ज है उसकी डिसइंफेक्शन का इफेक्ट कम होता है। नंबर 2, क्लोरीन डोज। जितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन ज्यादा डालेंगे डिसइंफेक्शन उतना ज्यादा होगा। नंबर 3, कॉन्टैक्ट टाइम। अब क्लोरीन का अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ पेनिट्रेट करने के लिए कॉन्टैक्ट का टाइम ज्यादा है तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगी, और अगर क्लोरीन जाके टच करे वापस आ जाए तो हो सकता है वो पेनिट्रेट ही ना कर सके बैक्टीरिया के अंदर। तो कॉन्टैक्ट टाइम कम होने की वजह से उसकी डिसइंफेक्शन का इफेक्ट भी कम हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 13, दैट इज 3rd डे प्लान of over 10 days plan of chemistry for all the students who are going to appear either in Punjab board or federal board part 1 chemistry papers in the upcoming days। ये जरूर याद कीजिएगा, 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 8 नंबर का पेपर आपका तैयार हो जाएगा। सिर्फ आधे पौने घंटे की मेहनत है, जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 4 डे का लेक्चर लेकर आपके साथ पेश हूंगा, हाजिर हूंगा। किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, परेशानी हो, काइंडली अपडेट कीजिएगा, मुझे जरूर फीडबैक शेयर कीजिएगा ताकि अकॉर्डिंगली अपने लेक्चर को इंप्रूव करके आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल बनाया जा सके। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।